और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस करने शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाएंगे वो खबरें जिनमें पूरे दिन हलचल होने वाली है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में उस हर खबर की पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे और उसको बताने के लिए देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी हर खबर पर पैनी नजर रहते हैं। और कंचन, आज की पहली खबर कहां से होगी? सीधा गुरप्रीत का रुख करता है, करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, खबरों के सेंसेक्स में ऐसी कौन सी खबर है आपके पास जो सबसे टॉप पर हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें आज किसान महापंचायत और ये करनाल में होने जा रही है। इस समय हम करनाल की अनाज मंडी से बोले हैं। यहाँ पे किसान 10 बजे के करीब इकट्ठे होंगे। हमने देखा कि पिछले काफी दिनों में महापंचायत में एक अल्टीमेटम दिया गया था हरियाणा सरकार को कि अगर हरियाणा सरकार 6 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं लेती, जो पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो 7 सितंबर को वो मिनी सेक्रेटरीट करनाल का घेराव करेंगे। पुलिस का अरेंजमेंट हमने देखा है, पूरा करनाल सिटी सील किया हुआ है, अलग अलग जगह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि वो मिनी सेक्रेटरीट तक किसान ना पहुंच पाए। हमारे साथ किसान नेता भी है, उनसे बात करते हैं कि पूरे दिन में आज इनका क्या प्रोग्राम रहेगा। तो सर, बैरिकेड लगाए हुए हैं, हर जगह पे बैरिकेड लगाए, तो कैसे महापंचायत करोगे? तो क्या मिनी सेक्रेटरीट जाओगे आज? बिल्कुल सर, हमने पहले ही जब पीछे घरोंडा में महापंचायत हुई थी उसी में ऐलान कर दिया था। हमारी 3 मांगे थी। हमने सरकार को बताया था अगर आप ये 3 मांगे 6 तारीख तक मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम 7 सितंबर को नई अनाज मंडी करनाल में बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और उसके बाद वहाँ से इकट्ठा होके सेक्रेटरीट जाएंगे। तो सरकार ने कल 2 दौर की बातचीत हुई है इनसे, इन्होंने वो मांगे मानने से इनकार कर दिया है। हमने जो किसान शहीद हुआ है उसको नौकरी के लिए भी जो बोला था, तो इनका बयान ऐसा था, इन्होंने ये बोला डीसी रेट पे उसको नौकरी दे देंगे। तो चुड़ूनी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने मना कर दिया। वो बोले भी हम तो जो हमने कॉल दी हुई है और सेक्रेटरीट घेरेंगे और अनिश्चित काल तक के लिए घेरेंगे। तो क्या मिनी सेक्रेटरीट जाएंगे? क्योंकि पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी है जिसमें 4 से ज्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। तो क्या आज यहाँ पे कितने लोग आने की अनुमान है, कितने लोग यहाँ पे आएंगे? तो क्या मिनी सेक्रेटरीट जा पाएंगे आज? बिल्कुल मिनी सेक्रेटरीट जाएंगे। और कल जो यहाँ प्रशासन ने दहशत बनाई थी, हरियाणा सरकार ने लोगों को पैनिक किया, इस बारे में बैरिकेडिंग कर दी, धारा 144 लगा दी, लेकिन उस सरकार को ये था कि लोग डर के घर बैठ जाएंगे किसान, लेकिन उसके बावजूद लोग भी वहां पर मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी, कल राकेश टिकैत ने भी कई सारी बयानबाजी की थी, लेकिन क्या लगता है 11-12 बार बातचीत हो चुकी है सरकार से, किसान एक बात पर अड़े हुए हैं, सरकार एक बात पर अड़ी हुई है, क्या इसका कोई हल निकलने वाला है? तक जाएंगे और अनिश्चित काल तक बैठेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी रखेंगे। गुरप्रीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? आते हैं आपके पास वापस हम। रविकांत भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। दिल्ली से बड़ी खबर क्या है रविकांत आज? ज्योत्सना, खबरों के सेंसेक्स में आज सबसे बड़ी खबर भारत सरकार और किसानों के बीच में चल रहे गतिरोध को लेकर है। किसान लगातार इस बात पर आमदा है कि सरकार उनकी बात को माने और जितने भी उनके द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर सरकार की सहमति आए। लेकिन सरकार की दिक्कतें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ भारतीय किसान संघ भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस का संगठन है, वो सरकार की किसान नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहा है। तो सरकार एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा का सामना कर रही थी तो अपने ही संगठन भी अब उसके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कल ही कृषि मंत्री ने एक बार दोबारा अपील की है संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको कि सरकार अभी भी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। जहां भी आपको तीनों कृषि कानून में प्रॉब्लम है, क्लॉज बाय क्लॉज सरकार जो है डिस्कस करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों की तरफ से एक तरीके से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जब तक बिल को वापस नहीं लिया जाएगा कोई भी किसान संगठन सरकार से बातचीत नहीं करेगा। ये सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है और किसान आंदोलन अब पूरी तरीके से
राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि बिल के अलावा और भी बहुत सारी मांगे किसानों ने सरकार के ऊपर थोप दी हैं। मसलन उनका ये कहना है कि सरकार रिटन गारंटी दे एमएसपी की और बिल को वापस ले, जो सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसे में जो किसान कह रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और बीजेपी को हराने की मुहिम में सबके साथ जुड़कर काम करेंगे, ये सरकार के लिए और पार्टी दोनों के लिए चिंता का सबब है कि आरएसएस के संगठन भी अब सरकार के खिलाफ में खुलकर सामने आ गए हैं। अब सरकार को किस तरीके से इन परिस्थितियों को हैंडल करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। आज करनाल में भी इतनी बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। रविकांत, लेकिन जो भारतीय किसान संघ का आपने जिक्र किया, भारतीय किसान संघ भी 8 तारीख को धरना प्रदर्शन करने वाला है, कल धरना प्रदर्शन करने वाला है। उनके विरोध का प्रारूप क्या रहने वाला है? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर जो किसान संघ से ये प्रोटेस्ट करा रही है ताकि उनकी कुछ बातों को मानकर सरकार इस बात का दावा कर दे कि सरकार ने किसानों की बात मान ली है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का ये आरोप है कि ये संगठन उन्हीं के कहने पर उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। दरअसल उनकी मांग ये है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि सरकार उनके सभी प्रस्ताव को मान ले, लेकिन सरकार ने पर विचार नहीं किया, उनके प्रस्ताव को नहीं माना। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि वो 8 तारीख को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद क्या उनकी बातों को मानती है या संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग है उन पर विचार करती है। रविकांत, शुक्रिया आपका बने हमारे साथ। हमारे साथ अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, खबरों के सेंसस में आपके लिहाज से अहम खबर क्या आज? मुझे लगता है लखनऊ से आज बहुत बड़ी खबर होगी, सेंसेक्स में सबसे ऊपर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर आज अयोध्या में जो ओवैसी हैं वो आ रहे हैं। और ओवैसी का फैक्टर भले ही आप अगर नतीजों में परिवर्तित होते ना देखें, लेकिन वो एक जब भी आते हैं तो उस सियासत में वहाँ पर इलाके में एक भूचाल जरूर ला देते हैं। आज उनका 3 दिन का दौरा है, आज से शुरू हो रहा है। आज अयोध्या में रुदौली है, वहाँ पर उनकी एक सभा है। इसके अलावा कल सुल्तानपुर और फिर बाराबंकी में है। 3 दिन लगातार वो यहाँ पर लखनऊ में रहने वाले हैं। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी है। और सबसे बड़ी बात कि एक बार जैसे बिहार में 5 सीट जीतने के बाद, हालांकि बंगाल में उन्हें बहुत झटका लगा था, वो 6 के 6 सीट हार गए थे। न सिर्फ हारे थे बल्कि जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार पूरे जोर शोर के साथ, राजभर के साथ समझौता करके वो एक, आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम और अति पिछड़ा एक जो गठबंधन है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो रुदौली है वहाँ पर जो दबा कुचला शोषित वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ होने वाला है कि एक उनके आने से कम जैसे ही ओवैसी सियासी मैदान में आते हैं तो 2 तरह की बातें होने लगती है। सपा, बसपा, कांग्रेस जो कि मुसलमानों की राजनीति करती है उनके लिए मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ उन लोग की तरफ से ये आरोप ओवैसी पर लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। तो महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं और जब यहाँ पर वो जनता के बीच होंगे रुदौली में। हालांकि अयोध्या जिले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तमाम जो पोस्टर्स हैं उसमें अयोध्या का जिक्र नहीं किया गया। उसमें बिल्कुल अमित, और इसी बात को लेकर के, इसी नाम को लेकर के फैजाबाद के बवाल भी छिड़ गया है। अमित, इसके अलावा अगर बात करें तो खबरों के सेंसेक्स के लिए एक और कोई अलग खबर आपके पास जो अहम रह सकती है? देखिए, जी हाँ, अगर ओवैसी यहाँ पर सेंसेक्स में ऊपर चढ़ रहे हैं तो दूसरी खबर मायावती की है। मायावती जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी, जो 23 तारीख से लगातार चल रहा था, आज उसका समापन हो रहा है। लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। भले ही इस पूरे चुनावी सियासत में आपको दिख रहा हो कि मायावती थोड़ी पीछे चल रही हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत ही धीरे धीरे बिना शोर शराबा किए वो हर चीज़ कर रही हैं। अयोध्या से ही उन्होंने शुरुआत की थी, जो ब्राह्मणों के से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी, उनका सम्मेलन किया था और इसके बाद लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। आपको याद होगा कि सोशल इंजीनियरिंग जो है इसकी शुरुआत एक तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने की थी, जब दलित, मुसलमान और ब्राह्मण के वोट बैंक को साथ लाया था और चुनाव जीता था 2007 में। तो एक बार फिर कोशिश है, क्योंकि कहा जा रहा कि योगी सरकार से ब्राह्मण नाराज है,
तो ऐसे में ब्राह्मण को भी साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रबुद्ध जो सम्मेलन हो रहा है, तमाम समाज के तबके से बात कर रही है। और आप कह सकते हैं कि भले ही वो सभाएं नहीं कर रही हो, लेकिन अंडर कवर एक तरह से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आज के सेंसेक्स में एक तरफ ओवैसी है तो दूसरी तरफ मायावती है। जी अमित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दोनों ही बड़ी खबरें हैं और दोनों ही बड़ी खबरों पर हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया, दो बड़ी जानकारियां आपने दी। अब कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, आपके पास कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में टॉप पर रहेगी? देखिए, अमूमन 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के तौर पे प्रधानमंत्री स्टूडेंट से, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री एजुकेशन को लेके शिक्षांजलि 2021 को लेकर 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लगातार इंटरेक्ट करेंगे और करीब आधे दर्जन प्रोग्राम को लेके लॉन्च करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये होगा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, खासकर जो दृष्टिहीन बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, उनके लिए एक ऑडियो वीडियो एक फॉर्मेट से उनकी भाषा में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है, जो सीबीएसई है और एनसीईआरटी है उनके बहुत सारे परफॉर्मेंस बुक्स इश्यूज किए जाएंगे। तो कुल मिला के आधा दर्जन, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद सरकार का रुख रहा है कि जो एजुकेशन में पूरा पैराडाइम शिफ्ट करके नए तरीके से किया जाए, और खासकर कोविड के दौर में जब बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे उनको ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बच्चे कैसे कर पाए, और अगर जो बच्चे इंटरनेट से अब नहीं कर पाते हैं तो सरकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ रेडियो स्टेशन है, टेलीविज़न चैनल्स हैं, जहां पे वो बच्चे एक पूरा प्रोग्राम किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, उस प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री का एजुकेशन को लेकर हमेशा से देखें कि वो लगातार एजुकेशन से, परीक्षाओं से पहले, एग्जाम से पहले, एग्जाम्स के बाद भी बच्चों को मोटिवेट करते रहे। इस बार उनका दायरा बहुत बड़ा होगा, न केवल सामान्य बच्चे बल्कि दिव्यांग बच्चे से लेकर और शिक्षा जगत से जुड़े जो भी एजुकेशन सेक्टर्स के लोग हैं, जो इस टेक्स्ट बुक से लेकर और सिलेबस बनाने वाले जो संस्थाएं हैं उनको लेके भी एक पूरा प्रोग्राम लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे और समाज के दूसरे पहलू पे एक खबर बहुत बेहतरी के लिए कुंदन, साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की जा रही है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपकी नजरों से कौन सी खबर सबसे टॉप पर रह सकती है? कंचन, देखिए, मेरे पास विपक्षी पार्टी कांग्रेस की एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ जहां सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसको लेकर पीछे नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बाबत एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की पहली बैठक आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम वो सदस्य होंगे जो इस कमेटी में मौजूद हैं। मनमोहन सिंह के आवास पर इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, ए.के. एंटनी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा 11 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोशिश ये रहेगी इस बैठक की कि 75वीं आजादी की जो सालगिरह है उसको लेकर पूरे साल किस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस करेगी, अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में किस तरह का कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। और कंचन, मैं इसलिए ये बैठक अहम कह रही हूं क्योंकि आजादी को लेकर ये कांग्रेस की सालगिरह पर ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस कमेटी की खास बात ये है कि कांग्रेस की वो नाराज नेता G23 जिन्होंने सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखा था, उन नेताओं को भी काफी समय वक्त, हम कह सकते हैं, बाद उनको कमेटी में जगह दी गई है। गुलाम नबी आजाद इस कमेटी में है, भूपिंदर सिंह हुड्डा इस कमेटी में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती है। एक तरफ ये कांग्रेस कोशिश कर रही है कि आज़ादी की सालगिरह मनाने की जो राज्य में और प्रदेश जो कमेटियां हैं वहां किस तरह मनाई जाएगी, वहीं जो नाराज नेता हैं उनको अलग अलग कमेटियों में रखकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश। बिल्कुल रंजीता, आप इस खबर पर नजर रखिए। प्रदीप दत्ता का जरा रुख कर लेते हैं। प्रदीप के पास भी बड़ी खबर है आज के लिए। क्या बड़ी खबर है प्रदीप? दूसरी खबर जो है अफगानिस्तान से लगातार हम देख रहे हैं पंचशील में लड़ाई चल रही थी और उसके बाद से तालिबान की तरफ से क्लेम हुआ था कि उन्होंने वहां जंग की है।
लेकिन रजिस्ट्री फोर्सेस का कहना है कि अभी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वो मौजूद है। एक खास बयान जो ऑडियो बयान आया था अहमद मसूद की तरफ से, उसने कहा था अफगानिस्तान के लोगों को कि आप प्रोटेस्ट करिए और आप प्रोटेस्ट करिए इस इन्वेजन के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें देखा गया है जो पंजशीर में लड़ाई चल रही है इसमें तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान की फौज की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि कोई भी बाहरी मुल्क की मदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो है वह यहाँ का मुस्तकबिल जो है फ्यूचर खुद डिसाइड करें, कि रादर देन की कोई बाहर से आके उनको ये रिमोट कंट्रोल से यहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ हमने देखा कि काफी प्रोटेस्ट भी काबुल में हो रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। देखिए पिछले 20 साल पहले कभी हमने ऐसा आक्रोश नहीं देखा, लोगों के अंदर एक भय था, डर था कभी की तालिबान के सामने वो, लेकिन इस बार लोगों में इतनी जागृति आ गई है कि वो लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, चाहे खासकर महिलाएं, चाहे हेरत की प्रोविंस हो या चाहे काबुल का इलाका हो, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान के लोगों को पसंद नहीं है, वो है बाहरी मुल्क की एक इन्वॉल्वमेंट और या इनकी मदाखलत। तो इसी वजह से पाकिस्तान जिस तरीके से पंजशीर में इन्वॉल्व है तो उसकी लेके काफी प्रदर्शन वहां पे हो रहा है। और एक और खास बयान इसमें आया है टोनी ब्लेयर को लेके। टोनी ब्लेयर कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा हमें दुनिया को खतरा वो कट्टरपंथियों की वजह से है और इस कट्टरपंथियों के अगेंस्ट हमें आवाज उठानी होगी। आज जरूर हमें लग रहा है कि अफगानिस्तान में हो रहा है, कल ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। और वो कहा कि 9/11 इसमें सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि वो देखिए कहां पे षड्यंत्र रचा गया था और कहां पे आके अलकायदा के आतंकवादियों ने अटैक किया था। सो कट्टरपंथी और ये जो वायलेंस है हमें इसको सपोर्ट नहीं करना होगा, हमें इसके खिलाफ कड़े कदम लेने होंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की खबर का सवाल है तो जम्मू कश्मीर में जब से सईद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है तब से हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश पूरी करें कि हालात यहाँ खराब हो। उसके फैमिली मेंबर ने कह दिया कि हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया जब लास्ट राइट सईद अली शाह गिलानी के परफॉर्म किए, लेकिन पुलिस ने उनके झूठ पे पूरा पर्दाफाश कर दिया और एक ट्वीट करके उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट को बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट राइट परफॉर्म किए। उन्होंने कहा कि गिलानी के परिवार को उन्होंने पूरा कन्विंस कर दिया था कि रात को उनका जो है हमें लास्ट राइट परफॉर्म करने होंगे। पहले वो मान गए थे, लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान को कॉल आता है उसके बाद उन्होंने जो भारत विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बावजूद कहा कि पुलिस ने काफी रिस्ट्रेन किया, बॉडी को लिया जिसमें रिलेटिव्स मौजूद थे, लेकिन गिलानी के बेटे उसमें शामिल खुद ब खुद नहीं हुए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को खुश रखना मंजूर था अपने पिताजी के लास्ट राइट में ज्यादा। तो ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल प्रदीप बने रहिए हमारे साथ गोविंद गुर्जर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद, आपके पास क्या अहम खबर आज? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है पिछले कुछ हफ्तों से पूरी तरह से चरमराई हुई है। आपने देखा कि इंदौर में किस तरह से 70 रुपए के लिए एक पान चलाने वाले शख्स को, पान का ठेला लगाने वाले शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और छोटे छोटे शहरों से तो तमाम तस्वीरें आ ही रही हैं, महानगर से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल में कल नौशाद नाम के शख्स को सरेआम सुभाष नगर इलाके में तलवारों से गोद दिया गया और उसको पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया, जिसमें पप्पू पाउडर नाम के शख्स और उसके दोस्तों ने यह हमला किया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में मध्य प्रदेश में जैसे इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। इसके अलावा आज जो खबर मध्य प्रदेश से सुर्खियों में रहेगी वो छिंदवाड़ा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जो मेला है गोटमार, जिसमें अभी तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग अपंग हो चुके हैं, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई माँओं की गोद उजड़ गई। लेकिन ये मेला जो है वो लगातार परंपरागत तौर पर हर साल जारी होता है, जिसमें 2 गांव के लोग एक बीच से जो नदी बहती है उसके बीच में एक झंडा गाड़ते हैं और एक दूसरे पर पत्थरों से वार करते हैं। हालांकि पुलिस 144 धारा इम्पोज करती है हर साल, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स डिप्लॉय किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो गोटमार मेले में गोफन युद्ध होता है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद तस्वीरें आना शुरू हो चुकी होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ गैर कानूनी है, बावजूद उसके ये सब कुछ होता है पुलिस की निगरानी में, पुलिस के मौजूदगी में। सो दिस इज़ ये काफ़ी हैरानी की तस्वीरें हर साल सामने आती हैं और इस बार भी सामने आएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी का हम रुख कर लेते हैं। शिवानी, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर? देखिए, सबसे पहले आज सबकी निगाहें होंगी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन पर, जिसको लेकर बीसीसीआई के मुख्यालय में आज मीटिंग होनी है। मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि 15, लगभग ऐसे सूत्र बताए जा रहे हैं कि 15 खिलाड़ियों के नाम
तय कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई जो है वो चाहती है कि 18 से 20 खिलाड़ी जाएं, तो जो अन्य 3 से 5 नाम है उसको लेकर चयन होगा और इसकी अनाउंसमेंट आज होगी। कैप्टन विराट कोहली के साथ साथ कोच रवि भी ऑनलाइन लंदन से जुड़ेंगे इस पूरी मीटिंग में। साथ ही साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी इस मीटिंग का बहुत अहम हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो गेंदबाजी की तरफ इस वक्त होने वाली है, क्योंकि राहुल और एक और खिलाड़ी हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि आखिर दोनों में से किसका चयन किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी काफी अहम बताए जा रहे हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें होंगी क्योंकि बीसीसीआई मुख्यालय में पूरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें सारे खिलाड़ियों के नाम अगले 24 घंटों में सभी के सामने रिवील कर दिए जाएंगे। वर्ल्ड स्तर पर काफी बड़ी खबर आज ये होगी। इसमें कोई शक नहीं शिवानी, ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन वो संभावित नाम कौन कौन से हैं? संभावित नामों को लेकर ओपनर की बात करूं, विकेट कीपर्स की बात करूं और बॉलर्स की बात करूं, किस किस का नाम चल रहा है और मिस्ट्री स्पिनर किसका चयन हो सकता है? देखिए, इसमें अहम नाम वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहार के बताए जा रहे हैं। इन दोनों के अंदर का कंपटीशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो कंफर्म नाम है उसमें अभी भी जो लिस्ट है वो रिवील नहीं की गई है, तो 14-15 जो खिलाड़ी हैं उनके नाम अभी अगले 24 घंटों में रिवील किए जाएंगे। लेकिन सवाल उसका है कि काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ऑलरेडी हैं जिनके नाम पर अभी भी सवाल है, क्योंकि इनका चुनाव करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो प्लेयर्स भी फिलहाल आईपीएल के दौरान खेल रहे थे उनको शायद इसमें जगह ना मिल पाए, इसलिए वो उनको एक निराशा मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जिनके नाम चयन हो जाएंगे इस पूरी टीम में, उसमें एक और खासियत ये है कि कोविड के प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर आईसीसी ने कहा है कि 30 खिलाड़ी भी रखे जा सकते हैं, इसलिए जो 18 से 20 की संख्या बीसीसीआई तय करने वाली है उसमें और भी कई नाम जुड़ पाएंगे। अगर जो थर्ड वेव का खतरा है वो सामने अगर नजर आएगा तो इस मीटिंग के दौरान अहम हो जाता है कि खिलाड़ियों की संख्या 18 से 20 होगी या उसके भी परे पार हो पाएगी। जी बिल्कुल रंजीता, शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और तमाम सहयोगियों का हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में एक एक खबर की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वक्त है खबरों के सेंसेक्स मीटर का, यानी शुरुआती तौर पर जो खबरें आपको पता थी, जो खबरें आपको हमने बताई, उनका क्रम क्या था और खबरों की अब हर एक बारीकी जानने के बाद खबरों का क्रम क्या रहेगा पूरे दिन, किस खबर पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी और किस खबर पर सबसे कम चर्चा होगी, वो क्रम क्या बदला है ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं वो पहले क्रम क्या रहा था। तो देखिए, ओल्ड रैंक और न्यू रैंक इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओल्ड रैंक की अगर बात करें तो करनाल में किसान महापंचायत, और नए रैंक की अगर बात करें तो उसमें भी सबसे ऊपर करनाल में किसान महापंचायत की खबर है। लेकिन जो नया रैंक है उसमें अब बदलाव हुआ है। अब सबसे बड़ी जो खबर है आज के दिन की वो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या दौरा है और उसके बाद किसानों की महापंचायत, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था। बाकी जो खबरें हैं वो आप देख रहे हैं। वहीं भोपाल में सरेआम तलवार से वार किया गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। तो शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन होगा और इसके साथ भी लगातार बहुत सी खबरें हैं जिस पर नजर टाइम्स नाउ नव भारत की बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।